Hi everyone, welcome to Rapid Fire Current Affairs. My name is Rohit Garcha and this is UPSC अखाड़ा। इस बार हम बात करने वाले हैं बच्चे वीक 1 ऑफ फरवरी 2026। नाउ करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है बच्चे कि अगर वैसे देखें तो बहुत वास्ट है। इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इतनी सारी मैगजीन्स हैं और इतने सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स की इतनी सारी नोटबुक्स आ जाती है कि ये भी करंट अफेयर है, ये मंथली है जी, वीकली है जी। इतना सारा कंटेंट है बच्चे, बहुत मुश्किल हो जाता है राइट एंड रेलिवेंट कंटेंट को निकालना। तो मेरी कोशिश यही है कि आपके पास में सिर्फ रेलिवेंट कंटेंट पहुंचे जिसके ऊपर सवाल आ सकता है ना। अदरवाइज बाकी चीज़ें हमारे पास में सब्जेक्ट्स बहुत हैं जिसको तैयार करना है हमें। करंट अफेयर्स के अंदर स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला टॉपिक है बच्चे हमारा, ये एक साइंस एंड टेक का टॉपिक है बच्चे, एक्सो माइनर प्लस प्लस। सीधा आपसे सवाल आएगा, एक्सो माइनर प्लस प्लस रिसेंटली हर्ड इन न्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सो माइनर प्लस प्लस। हम देखते हैं कि क्या चीज है ये और बहुत ब्रीफ में देखते हैं। ये एक नेक्स्ट जेन एआई आपका टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फॉर एक्सो प्लैनेट्स। ठीक है बच्चे, तो आपने इस तरीके से याद रखना है, एक्सो से एक्सो प्लैनेट, माइनर मतलब कि देखना कि कहां पे क्या है। ठीक है बच्चे, किसने लॉन्च किया है ये? नासा। पहला सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही बनेगा, लॉन्च्ड बाय, है ना। सीधा सवाल आपका यहां से पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, अगर बहुत आसान भाषा में समझे, सोलर सिस्टम के अंदर कुछ प्लैनेट्स है जो सन को रिवॉल्व कर रहे हैं। देयर आर अदर स्टार्स एज वेल, उसके अराउंड भी प्लैनेट्स हैं। सो एनी अदर प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है वो एक्सोप्लैनेट है। ठीक है बच्चे, इतनी ही आसान भाषा में समझना है आपने, क्योंकि अगर ग्रुप ए का आप एग्जाम देने जाओगे तो वो लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे। एग्जैक्टली पढ़ी हुई लैंग्वेज नहीं आती है वहां पे। अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो किसी भी लैंग्वेज में पूछे, वो किसी भी तरीके से पूछे, है ना, तो वो आप उसको आंसर कर पाओगे। तो एक्सोप्लैनेट्स का ये मतलब होता है। दो तरीके से डिटेक्ट करता है ये। किस तरीके से? एक है इसका ट्रांजिट मेथड और दूसरा है रेडियल वेलोसिटी मेथड, जिसको हम बोलते हैं स्टेलर वॉबल। मैं पहले स्टेलर वॉबल बता देता हूं आपको कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के चक्कर लगाती हैं, ये फॉर एग्जांपल एक बहुत हैवी बॉडी है और दूसरी उसको रिवॉल्व कर रही है, इन दिस केस आपका स्टार और आपका प्लैनेट, तो ये हल्का सा इनके मूवमेंट के अंदर एक वॉबल होता है, बिकॉज इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाया करता है। तो वो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड घूमते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉबल। तो इसको डिटेक्ट करेगा ये। दूसरा क्या है? ट्रांजिट मेथड, कि अगर एक बहुत बड़ी आपकी स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, जहां से आपकी लाइट आ रही है, इसको इमेजिन कीजिए कि ये स्टार है, तो जब मैं इसके सामने से एज अ प्लैनेट निकलूंगा तो देयर विल बी सम अमाउंट जो मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। आपका डिटेक्टर वो एब्जॉर्ब्ड लाइट को डिटेक्ट कर लेगा कि यार इतनी डिप आया है उसके अंदर, ब्राइटनेस के अंदर स्टार की। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो उस प्लैनेट का साइज क्या होगा, उसकी कंपोजिशन क्या है, पूरी इसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगती हैं और आपके पास में डेटा आ जाता है। तो ये पर्टिकुलर चीज इन दो मेथड्स का यूज करके आपको एक्सोप्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन देगा। डेटा सोर्सेज क्या है ये? अब ये तो प्लेटफॉर्म है, डेटा लेगा कहां से एक्चुअल में? तो वो दो जगह से आता है आपका, एक केपलर स्पेस टेलीस्कोप और दूसरा आपका टेस्ट के थ्रू, विच इज योर ट्रांजिट एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है बच्चे, तो इन दो जगह से इसका डेटा जो है आपका आएगा। अगेन ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अगर चाहिए, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट से आप बाद में पढ़ भी सकते हो। अभी के लिए आप समझ लीजिए सारी बात को। आगे चलते हैं। अगेन हमारे पास में एक डिफेंस का टॉपिक है इस बार, विच इज फर्स्ट मेड इन इंडिया C-95 एयरक्राफ्ट। ठीक है बच्चे, ये देखो भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है यहाँ पे ना। फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या वो हम देख लेते हैं। नाउ दिस इज शेड्यूल्ड टू रोल आउट बिटवीन, मतलब सितंबर अक्टूबर के बीच में जो है ये जो है रोल आउट हो जाएगा। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। एक तो इंडिया है ही है, दूसरी कंट्री बच्चे यहां से आपको पता लगेगा डील डिटेल्स में। पार्टनर्स कौन से इसका? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन, है ना, और दूसरा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL। तो कहने का मतलब आपका स्पेन एंड इंडिया। ठीक है बच्चे, तो याद रखना है आपने क्या है, स्पेन एंड इंडिया। बाकी अगर आप देखना चाहो तो ये इसकी टाइप है ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप, प्रॉप मतलब प्रोपेलर। ठीक है, रेंज इसकी मीडियम है। मीडियम रेंज का मतलब क्या होता है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, मैंने यहां पे लिख दिया इसमें। एक जो आपका प्री का सवाल बनने के चांसेस है, दैट इज कि ये पर्टिकुलर जो जहाज की फ्लीट है, जिसमें आपके 56 जहाज हैं, जिसमें से 16 बाहर से आएंगे, 40 यहां बनेंगे। इन 56 जहाज ये किन को रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे आपके ब्रिटिश ओरिजिन के एवरो 748 फ्लीट को। ठीक है बच्चे, तो एक आपका सवाल यहां पे बनता है। इसमें लगभग 3-4 सवाल बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे कि किसको रिप्लेस कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है, कौन सी दो कंट्रीज है, ये दो कंट्रीज है, कौन सी कंपनी है, एयरबस और टाटा। ठीक है बच्चे, और एक अगर और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो दैट इज
कि ये कब रोल आउट होने वाला है। वैसे इसके ऊपर सवाल पूछने के चांसेस जो हैं वो कम है, अगर पूछेंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा सवाल, ग्रुप ए के लिए शोभाजनक सवाल नहीं है वो। आगे चलते हैं बच्चे। एक और हमारे पास डिफेंस के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी की डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, जिसको प्राइमरीली हम जो है, प्राइमरीली क्या, मोस्टली हम इसको मिसाइल्स के लिए यूज करने वाले हैं, पर इसके अदर यूजेज भी मिल सकते हैं आपको, है ना। अगर वो पूछें कि अगर ये टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने डेमोन्स्ट्रेट करी है, हम तो मिसाइल के लिए कर रहे हैं फिलहाल, है ना, बट ये इसके अलावा भी और यूजेज में लाई जा सकती है, प्रोडक्टिव यूजेज में लाई जा सकती है, अदर देन दी सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है बच्चे। फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन कहां पे हुआ आपका? चंदीपुर, ओडिशा के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया हैज बिकम अ फ्यू कंट्रीज जिसके पास में SFDR टेक मौजूद हो गया है। अब क्या है SFDR? देखिए बच्चे, यहां पे आपको कीवर्ड्स मिलने शुरू होंगे, यहां से सवाल आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। SFDR के फुल फॉर्म देखिए, सबसे पहले सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, एक तो यहीं से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है कि फ्यूल का टाइप क्या होगा, सॉलिड टाइप होगा। ठीक है, इसमें लिख दिया है डक्टेड, ये इसके स्ट्रक्चर की बात है। रैमजेट ये भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इतनी तेज उड़ता है कि इट रैम्स इनटू द एयर, और आपको अब ऑक्सीडाइजर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, टर्बोज अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ही यूज कर लेते हो, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में वो एकदम से गश इन करके आती है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैमजेट। इट लिटरली रैम्स इनटू द कॉलम ऑफ एयर। ठीक है बच्चे, रैम मतलब टकराना जाके। इट्स अ एयर ब्रीदिंग मिसाइल। ठीक है, बाकी अगर इसमें स्पेसिफिकली एयर ब्रीदिंग लिखा है, दैट मीन्स बाकी मिसाइल्स एयर ब्रीदिंग नहीं होती हैं। फ्यूल के साथ साथ में ऑक्सीडाइजर जो कि फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करता है वो उसके साथ में ही मौजूद होता है, इसके अंदर नहीं है। इट्स अ एयर ब्रीदिंग मिसाइल। ठीक है बच्चे, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर सवाल आएगा तो इसके अराउंड ही आएगा। अगर वो स्टेटमेंट पूछेंगे तो इसी को थोड़ा सा आगे पीछे घुमाएंगे। ठीक है, इट यूजेज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, अगेन वो सेम ही बात है, अगर मैं एयर ब्रीदिंग मिसाइल बोल रहा हूं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो यूज कर रहा है टू बर्न सॉलिड फ्यूल अनलाइक कन्वेंशनल रॉकेट्स दैट कैरी बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। ठीक है बच्चे, एक और पॉइंट है यहां पे कि थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि सबसोनिक और सुपरसोनिक क्या चीज होती है। मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जो सबसोनिक होता है दैट इज बिलो मार्क 0.8, कई जगह पे बिलो मार्क 1 भी लिखा होता है, वो भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर ये मौजूद है तो हम इसको टिक करेंगे। ठीक है बच्चे। एक होता है ट्रांससोनिक। ट्रांससोनिक का मतलब है कि मैक 0.8 से लेके 1.2। नाउ व्हाट इज मैक, वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा। सुपरसोनिक होता है मैक 1.2 से 5, और उसके बाद में होता है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पे, हाइपरसोनिक। मैं लिख देता हूं हाइपरसोनिक, आखिरी वाला है हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपरसोनिक है आपका मार्क 5 से ऊपर। नाउ व्हाट इज मार्क? बेसिकली अगर हम बात करें, मार्क इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या फिर जिस भी मीडियम में ये चीज उड़नी है ना, उसको हम बोलते हैं मार्क। तो ये आपके एयर के अंदर जो होता है एट 15 डिग्री सेल्सियस की अगर एयर है तो उसके अंदर आपका मैक 1 होता है लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो बहुत तेज होती है। जो आपके नॉर्मल जेट्स उड़ते हैं तो ये 700 से 900 के बीच में जाते हैं, ये 1200 की जो आपका नंबर है 1200 किलोमीटर पर आवर, ये मैक 1 होता है। तो इसके बाद में अगर मैं मैक 2 की बात कर रहा हूं तो इसका डबल हो जाता है वो। ठीक है बच्चे, तो दिस इज कॉल्ड मैक नंबर। तो ये आपकी पर्टिकुलर चीज जो है, दिस इज अ टेक्नोलॉजी जो कि आपसे पूछी जा सकती है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, घबराना नहीं है, सारी चीजें वहीं पे हैं, डॉक्यूमेंट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बच्चे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खंजर। ये भी आपका एक डिफेंस का ही टॉपिक है, हालांकि इसको हम जो है वो मिसलेनियस में भी पढ़ सकते हैं, पर डिफेंस के साथ में भी इसको पढ़ा जा सकता है। एनुअल एक्सरसाइज है ये। नाउ दिस इज एन एनुअल एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में बच्चे? इंडिया एंड किर्गिस्तान। नाउ इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में पहला सवाल तो यही है कि एक्सरसाइज खंजर रिसेंटली हर्ड इन न्यूज, ये किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है? दैट इज इंडिया एंड किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कहां है बच्चे? ये रहा। एक्सक्यूज मी। पार्टिसिपेट किसने किया इंडिया की तरफ से? इंडिया के स्पेशल फोर्सेस ने। किर्गिस्तान के लिए किसने किया? किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने, विच इज योर इल्ब्रिस, ILBRIS। इसकी फुल फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कजाकिस्तान याद रहेगा, दैट विल बी मोर देन इनफ बच्चे। वेन्यू कहां है इसका? ऑल्टरनेट होता है बच्चे, एक साल इंडिया में और एक साल आपका किर्गिस्तान के अंदर। इस बार ये कहां पे हुआ है? आपका असम के अंदर हुआ है बच्चे। इनिशिएट कब हुआ था? 2011। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कहां हुआ असम, किन दो कंट्रीज के बीच में? किर्गिस्तान
और इंडिया के बीच में है। कौन सी फोर्सेस है वो इसको क्या करेंगे, वो नेवल फोर्सेस बना देंगे, ठीक है, वो इसको एयरफोर्स की वो जो है एक्सरसाइज बता देंगे आपको। इस तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा। क्यों मैं ये छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूं कि स्पेशल फोर्सेस के साथ में है, पैराशूट रेजिमेंट के साथ में है ना, क्योंकि वो इसको ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा। तो आपको मैं जितना यहाँ पे ब्रीफली बताऊंगा उतना ही आपके लिए बेटर हो जाएगा बच्चे। आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज, देखिए ध्यान से इसको, कैट्स किटन्स अंडर ट्री। बोलिए मेरे साथ, कैट्स किटन्स, दिख रहा है आपको, अंडर ट्री। ये आपका निमोनिक है बच्चे, कैट्स किटन्स अंडर ट्री। सी से चाइना, के से कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, टी से तजिकिस्तान। दीज आर दी नेबर्स ऑफ किर्गिस्तान, जस्ट इन केस आपसे इस टाइप का कोई सवाल आता है, ठीक है बच्चे। तो उस निमोनिक से अपने याद रखना है। वो पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबर ऑफ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का मैप कौन पढ़ता है यार, इतना कहां आप ध्यान दोगे। चलो मान लिया अगर मैं बोल भी दूं कि आप ठीक है वर्ल्ड मैप में लिखा तो है, आप पढ़ते तो हो उसको, सारी कंट्रीज के नेबर्स को आप याद रखोगे अलग से, कितनी सारी लिस्ट हो जाएगी, आप समझ रहे हो। तो जो भी न्यूज में आ गया उसकी ज्योग्राफी को हम इस तरीके से कवर करते हैं, ठीक है बच्चे। आ जाओ आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज आई है कि रामसर साइट्स, 2 नई रामसर साइट्स जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं। टोटल आपका हो गया है 98 वेटलैंड्स। बहुत ही जल्दी 2 और कुछ ऐड होगा और ये 100 तक पहुंच जाएगा। जब तक आपका एग्जाम होगा, हो सकता है वो तब तक ये 100 तक जो है वो पहुंच जाए, और जैसे 100 तक पहुंचेगा ये आपके एग्जाम में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक सेंचुरी हो जाएगी ना, एक अलग किस्म का नंबर है वो 100 ईयर्स कुछ होता है, तो भी वो न्यूज़ उसमें आता है, आपका कवर होता है, सारी चीज़ें उसमें, राइट। आपके एग्जाम के अंदर वो ट्रांसलेट हो जाती हैं, उसके जो सवाल हैं वो आपके एग्जाम के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। 98 पे है, हमें अभी से प्रिपेयर कर लेना चाहिए इसको, ताकि ये आए और आपके एग्जाम में आपसे पूछ लें तो आपको पता हो। सवाल आपसे यही पूछेंगे अगर आएगा तो। एक में पहले आपको कौन कौन से 2 नए वेटलैंड्स है उसको बताने से पहले मैं बता देता हूं किस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ था। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है बच्चे, कब होता है ये? 2 फरवरी, राइट, एवरी ईयर। तो ये आपने याद रखना है। HCS में ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, वो पूछते होते हैं, वो कभी कभी आ जाता है ऐसा सवाल ना। और 2 नंबर है यार, हमने तो छोड़ने नहीं है, ठीक है बच्चे। सिग्निफिकेंस क्या है? मार्क्स द साइनिंग ऑफ रामसर कन्वेंशन एट रामसर, ईरान। रामसर कहाँ पे है? ईरान में है। जो बच्चे पुरानी तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है, जो नई तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेश आए हैं अभी, आपको तो याद ही करना है इसको। एक रामसर कन्वेंशन, एक कन्वेंशन है जिसको साइन कर रखा है इंडिया ने, और बहुत अच्छे से काम करता है इंडिया वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। रामसर कन्वेंशन की जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका जो डॉक्यूमेंट का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप फुल फ्लेज क्लास, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको वो ऑब्टेन करना है, उसकी भी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं बच्चे। एक्सक्यूज मी। आप लोग भी ध्यान रखिएगा अपना, ये जो ट्रांजिशन वाला मौसम होता है ना, जब ठंड जा रही होती है और गर्मियाँ आ रही होती हैं, और आपका तो एग्ज़ाम भी है ना, इस ट्रांजिशन वाले मौसम के अंदर बीमारियाँ, आपकी बॉडी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है गला वाला ख़राब होने का, है ना। तो पार्डन मी इस चीज़ के लिए। और आप भी अपना ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम से पहले हमने कोई भी इस टाइप की गलती नहीं करनी है कि हमारे 3-4 दिन खराब हों, ठीक है। आप अभी वार्म क्लोथ्स पहन के रखिएगा, ठंडा, ज़्यादा ठंडा अवॉइड कीजिएगा, एक्सट्रीम शॉक्स जो होते हैं टेम्परेचर के बॉडी को नहीं देने हैं, ठीक है बच्चे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 2 हमारे वेटलैंड्स बच्चे जो है वो नए ऐड हुए हैं। एक आपका गुजरात में ऐड हुआ है, एक आपका उत्तर प्रदेश में ऐड हुआ है। HCS के लेवल पे तो इतना ही सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और आगे जाए, गुजरात में कौन सा है? छड़ी ढांड वेटलैंड, ठीक है बच्चे। छड़ी ढांड वेटलैंड आपका कहाँ है? गुजरात में है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में जो है दैट इज योर पटना बर्ड सेंचुरी। क्या है ये? इट्स ए टाइनी सेंचुरी, ये वन ऑफ द टाइनीएस्ट सेंचुरी है वहां पे, ठीक है बच्चे। और ये कहां लाई करती है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे। जस्ट एक लॉजिकल बात आपको बताता हूं मैं, क्योंकि यहां पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे लिखा है तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है कि यहां माइग्रेटरी बर्ड्स होंगी, ठीक है बच्चे। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर ये एक फ्लाईवे के ऊपर जो है लाई कर रहा है ये पर्टिकुलर आपका जो वेटलैंड है, ठीक है, ये आपकी जो सेंचुरी है, ना भी बताऊं ये बर्ड सेंचुरी, आपको पता लग जाएगा इतनी सी इंफॉर्मेशन से। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रापोलेट करनी होती है हमने, कि अगर एक भी चीज याद रहेगी तो हमारे को 3-4 चीजें और मतलब याद हैं उस समय। इसको बोलते हैं लॉजिक। दूसरा क्या है बच्चे, जो आपको मतलब पहला जो है, दिस इज योर सीजनल सलाइन वेटलैंड। कहां पे? बिटवीन बन्नी ग्रासलैंड एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है बच्चे। तो ये उस लोकेशन के ऊपर आपका लाई करता है।
अब इसके अंदर वो कैसे चेंजेस करेंगे, सलाइन को फ्रेश वाटर कर देंगे, ठीक है, और पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट, या मैच में दे देंगे वो, या उस टाइप से कोई सवाल आएगा। तो ये दो चीजें आपकी नई जो है वो रिसेंटली ऐड अभी हुई हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चे, ये पॉलिटी गवर्नेंस से आता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव थिंग्स दैट इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज डन इज दिस पर्टिकुलर थिंग। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज है बच्चे, इट इज नॉट गेटिंग ड्यू अटेंशन फ्रॉम मीडिया एंड ऑल, पर ये एक वर्ल्ड लीडर वाले काम किए हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत ही एक अच्छा और एक लैंडमार्क डिसीजन मैं इसको मानता हूं। क्या है ये, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डायरेक्टली फंडामेंटल राइट के साथ में मान लिया, जोड़ दिया। ठीक है बच्चे, आइए देखते हैं, और एनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया। ये जो राइट है उसकी डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर करता है ये चीज, कई बार जो है ये जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर ये पर्टिकुलर चीज फॉल कर जाती है, लेकिन इस केस के अंदर इट इज अ वेलकम मूव। पैरेलल पे जुडिशियल एक्टिविज्म आपका जो है वो टॉपिक एज अ टॉपिक एक्टिव हो जाता है, राइट, कि जुडिशरी का काम नहीं है कि एग्जीक्यूशन वाली चीज़ों के ऊपर आप गाइडलाइंस प्रोवाइड करो डिटेल में, है ना, वो एग्जीक्यूशन का काम है, वो एग्जीक्यूटिव का काम है ना, वो जुडिशरी का काम नहीं है कि समाज को चलाना कैसे है ना। पर फिर भी ये बहुत एक वेलकम मूव है। केस का नाम देख लीजिए, ये वैसे पूछेंगे तो नहीं, पर देयर इज अ चांस, डॉक्टर जया ठाकुर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिकॉग्नाइज मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, जिसको MHH के बोला जाता है, excuse me, as an integral part of right to life and dignity under article 21। तो आपका जो फंडामेंटल राइट है दैट इज आर्टिकल 21 के तहत इसको ऐड कर दिया गया है, किसको, MHH को, योर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ के अंदर आपकी सर्विसेज वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, हाइजीन के अंदर आपका प्रोडक्ट्स वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रीजनिंग उन्होंने क्या प्रोवाइड करी है, वो देखिए कि क्या इसको बैकिंग देता है। एक तो है आपका आर्टिकल 21, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि 3 कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग सुप्रीम कोर्ट ने साइट करी है। दैट मींस चौथी डाल के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट के हिसाब से एक सवाल जो है वो बनाया जा सकता है। जब भी 3 चीजें आ जाती हैं, मेरा तो 6 सेंस कैसे जो नाचने लग जाते हैं कि यार 3 चीजें आ गई, एक चौथा गलत ऑप्शन डाल के इसमें सवाल बन सकता है। तैयारी भी ऐसी करनी होती है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में वो क्या बोल रहा है कि अगर आपका इक्वालिटी आपने इंश्योर करनी है तो आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, है ना। उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि पैड्स वगैरह जो हैं वो बांटने हैं, वॉशरूम्स प्रॉपर होने चाहिए, है ना, उस हिसाब से। तो दिस इज योर सब्सटैंटिव इक्वालिटी, अफर्मेटिव पब्लिक एक्शन। ठीक है, और तीसरा उन्होंने बोला राइट टू एजुकेशन। ठीक है बच्चे, RTE एक्ट 2009 का एक्ट है कि फाइनेंशियल बैरियर, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स ही नहीं होते हैं, इसके अलावा और भी हेल्थ वाले बैरियर्स भी हैं, वो भी आपके राइट टू एजुकेशन को हिंडर नहीं करने चाहिए। सरकार जो है वो इंश्योर करे कि आपके पास में जो है, स्टूडेंट्स के पास में, लड़कियों के पास में, बच्चों के पास में एजुकेशन किसी भी तरीके से पहुंचे। ठीक है बच्चे, तो वहां पे आपका ये वाला आर्टिकल भी जो है वो साथ में वैलिड हो जाता है बच्चे। आज के लिए इतना ही। वीक 1 ऑफ फरवरी के अंदर यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर आप डिटेल्ड करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। माय नेम इज रोहित गर्चा। दिस इज रैपिड फायर करंट अफेयर्स ऑन UPSC अखाड़ा।